आज हमारे हाथ लगी है एक नई स्क्रिप्ट जिसका नाम है नील, और आज हम इसी को एनालाइज करने वाले हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें एक बेहतरीन कहानी बनने का दम है। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, आखिर एक बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनता कैसे है? क्या चाहिए होता है? क्या सिर्फ एक उलझी हुई कहानी, या किरदारों का मेंटल स्ट्रगल, या फिर वो बेचैन कर देने वाला माहौल जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे? तो बस इसी सवाल को दिमाग में रखकर चलिए नील स्क्रिप्ट को परखते हैं। हमारे पास इसके पहले 2 एपिसोड्स हैं, तो हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस उसी पर बेस्ड होगा। देखते हैं कि इसमें वो मसाले हैं जो एक कहानी को यादगार बनाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, स्क्रिप्ट, नील का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए समझते हैं कि इस कहानी की बुनियाद क्या है और ये आखिर है किस बारे में। तो ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम सीरीज है। टोटल 8 एपिसोड्स की प्लानिंग है। जैसा मैंने बताया, हम सिर्फ पहले 2 एपिसोड्स के बेसिस पर बात कर रहे हैं। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक अर्ली ड्राफ्ट है, तो मतलब इसमें आगे चलकर बदलाव हो सकते हैं। सेक्शन 2, स्क्रिप्ट की दमदार बातें। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर। हर कहानी में कुछ खास होता है। चलिए अब उन चीजों पर गौर करते हैं जो इस स्क्रिप्ट को वाकई में खास बनाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो इसे भीड़ से अलग करती हैं? इसकी सबसे बड़ी ताकत है मेंटल हेल्थ और क्राइम का कॉम्बिनेशन। नील का जो पास्ट है, उसके माँ बाप की मौत, समाज का प्रेशर, ये सब बहुत रियल और दर्दनाक लगता है। खासकर वो थेरेपी वाले सीन्स, वो इतने असली लगते हैं कि आप कैरेक्टर से तुरंत कनेक्ट कर जाते हो। दूसरी कमाल की बात है इसका स्लो बर्न थ्रिलर वाला फील। देखिए, ये कोई भागम भाग वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें शांति का, ठहराव का और कैमरे के फोकस का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल हुआ है। सन्नाटा और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं ना, जो आपको आजकल के नेटफ्लिक्स टाइप कंटेंट की याद दिलाएगा। और अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, नील का किरदार। सवाल ये है कि वो है कौन? एक हीरो जो हालात का मारा है, या फिर एक विलन जो अपनी असली पहचान छुपा रहा है? स्क्रिप्ट आपको बीच रास्ते में छोड़ देती है, कोई सीधा जवाब नहीं देती। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, स्क्रिप्ट कभी साफ साफ नहीं बताती कि नील ही कातिल है, लेकिन सारे के सारे इशारे उसी की तरफ हैं। ये जो कंफ्यूजन है ना, यही ऑडियंस को हुक करके रखती है। ये ग्रे एरिया ही कहानी को असाधारण बनाता है। अरे, एक और कैरेक्टर है जिसे हम भूल नहीं सकते, चाय वाला। ये किरदार देखने में तो एकदम सीधा साधा मासूम लगता है, पर उसकी मौजूदगी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। वो कुछ बोलता नहीं, पर एक प्रेशर बना देता है। अगर कोई सही एक्टर मिल गया ना, तो ये किरदार कल्ट क्लासिक बन सकता है, लिख के ले लीजिए। सेक्शन 3, कहाँ स्क्रिप्ट कमजोर है। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं होती है ना। तो अब बात करते हैं उन जगहों की जहां नील थोड़ी सी कमजोर पड़ती है और जहां इसे और बेहतर किया जा सकता है। पहली दिक्कत है इसकी लंबाई। स्क्रिप्ट गहरी तो है, पर कहीं कहीं डायलॉग्स बहुत लंबे हो गए हैं। खासकर नील की बैक स्टोरी और थेरेपी वाले सीन, उन्हें थोड़ा और टाइट किया जा सकता है। सोचिए, अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ऑडियंस का ध्यान बनाए रखने के लिए ये कटिंग बहुत जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम है पुलिस के सीन्स में क्लैरिटी की कमी। मतलब कई बार समझ ही नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन चल किस तरफ रही है और किस अफसर को क्या पता है। यहाँ डायलॉग से ज्यादा विजुअल्स की जरूरत है, जैसे टेबल पर रखी कोई फाइल या किसी किरदार का एक छोटा सा रिएक्शन। ये चीजें बहुत कुछ कह जाती हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, इसकी एंडिंग। कहानी का अंत है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ये बहुत सारे सवाल अधूरे छोड़ देता है। ये एक आर्टिस्टिक चॉइस है, पर इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। इसका एंडिंग ऑडियंस को 2 हिस्सों में बांट सकता है। एक तरफ वो लोग होंगे जो कहेंगे वाह क्या दिमाग हिला दिया, और दूसरी तरफ वो जो कहेंगे यार कुछ समझ ही नहीं आया। और देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेकर्स को ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा कि वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। सेक्शन 4, फाइनल फैसला, हिट या मिस। तो चलिए अब आते हैं फाइनल फैसले पर। सारे अच्छी और बुरी बातों को देखने के बाद आखिर क्या लगता है, ये स्क्रिप्ट हिट होगी या मिस? अगर हम सिर्फ स्क्रिप्ट के लेवल पे बात करें तो इसे 10 में से 8.5 दिए जा सकते हैं। इसमें वो सब कुछ है जो एक बेहतरीन कहानी में होना चाहिए, लेकिन असली खेल तो
इसके बाद शुरू होता है। एक बेहतरीन स्क्रिप्ट को एक बेहतरीन सीरीज बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, एक टाइट डायरेक्शन जो सस्पेंस को बनाए रखे। दूसरा, कंट्रोल्ड एक्टिंग जो किरदारों के अंदर के तूफान को दिखा सके। और तीसरा, एक ऐसा बैकग्राउंड स्कोर जो कहानी में जान डाल दे। अगर ये तीनों चीजें सही बैठ गईं तो ये सिर्फ एक और सीरीज नहीं बल्कि फेस्टिवल लेवल का काम बन सकती है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या इस स्क्रिप्ट में एक कल्ट क्लासिक बनने का दम है? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस कहानी में वो चिंगारी तो जरूर है। तो ये केस स्टडी है आदित्य की हत्या की, और कहानी शुरू होती है एक इमरजेंसी कॉल से। ये आवाज नील की है। उसका दोस्त आदित्य जमीन पर पड़ा है, बुरी तरह जख्मी। पुलिस तो पहुंच जाती है, लेकिन नील की कहानी और सबूत बिल्कुल मेल नहीं खाते। और पूछताछ में उसका अजीब बर्ताव डिटेक्टिव्स का शक और भी पक्का कर देता है। एक थेरेपी सेशन से पता चलता है कि नील जबरदस्त मेंटल प्रेशर में था। और देखिए, ये सारी मुसीबतें बहुत कम वक्त में एक के बाद एक आईं। वो बताता है कि कैसे उसके माँ बाप चले गए और घर का सामान तक बिक गया। थेरेपिस्ट का कहना है नील गहरे सदमे में है, पर क्या कहानी बस इतनी ही है? तभी जांच में मुझे ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। एक मोटिव, पैसा। हुआ ये था कि मरने से ठीक पहले आदित्य ने 50 लाख की लॉटरी जीती थी। अब मोटिव तो था, लेकिन केस अटक गया। डिटेक्टिव्स के हाथ एकदम खाली थे। जब जांच कहीं नहीं पहुंचती तो केस एक नए अफसर को दिया जाता है, फॉय। फॉय को लगता है कि पुलिस नील को कम समझ रही है, वो उससे कहीं ज्यादा चालाक है। और इसकी स्ट्रैटेजी एकदम हटके। वो मुख्य संदिग्ध को ही रिहा करने को कहता है। नील को छोड़ दिया जाता है और फॉय उस पर छिपकर नजर रखना शुरू कर देता है। आदित्य के आखिरी शब्द उनके रिश्ते और इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। और यही वो एक सवाल है जिस पर यह पूरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर टिकी हुई है। जवाब आसान नहीं है और यह फैसला कहानी देखने वालों पर ही छोड़ दिया गया है। और कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट के इन शब्दों से। एक ऐसा इंसान जो नाउमीदी में इस कदर डूब चुका है कि उसके लिए अब महसूस करने को कुछ बचा ही नहीं है। बस यहीं से शुरू से ही एक बहुत ही उदास और मिस्टीरियस सा टोन सेट हो जाता है, जो हमें सीधा इस कहानी के सेंटर में ले जाता है। तो इस पूरे रहस्य के सेंटर में आखिर है कौन? ये है नील। और हमारी उससे पहली मुलाकात होती है एक थेरेपी सेशन में, जहां हमें उसके टूटे हुए दिमाग की एक झलक मिलती है। एक ऐसा दिमाग जिसे एक ट्रेजेडी ने घेर रखा है। चलिए देखते हैं कि नील आखिर है कौन। उसका जो अतीत है ना, वो पर्सनल और फैमिली ट्रेजेडीज की एक लंबी दर्दनाक लिस्ट जैसा है। जेईई एग्जाम में फेल होना, फिर कैंसर से उसके पिता की मौत, ऊपर से समाज का प्रेशर और कर्ज, और फिर इस सब के स्ट्रेस और गरीबी में उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। तो ये जो टाइमलाइन है, ये बिल्कुल साफ कर देती है कि नील पर कितना भारी साइकोलॉजिकल बोझ था, और ये समझना इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है। और इन सब के बीच, इस तूफान में, उसके पास बस एक ही सहारा था, उसका दोस्त आदित्य। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये उसकी लाइफलाइन थी, आखिरी उम्मीद। और यही रिश्ता इस पूरी कहानी की नींव है, याद रखिएगा इस बात को। और फिर वही नींव जो इस सब की बुनियाद थी, वो बिखर जाती है, बिल्कुल अचानक। कहानी एकदम से एक गम की दास्तान से पलटकर एक भयानक क्राइम सीन में बदल जाती है। सोच के देखिए, नील अपने सबसे अच्छे दोस्त आदित्य को खून में लथपथ मरते हुए देखता है। हेल्प के लिए कॉल भी वही करता है, लेकिन मरने से ठीक पहले अपने आखिरी लम्हों में आदित्य नील को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे जाता है। ये आदित्य के आखिरी शब्द थे। इन शब्दों के साथ वो अपनी गोद ली हुई बेटी की जिम्मेदारी नील को दे जाता है। तो यहाँ तक नील की इमेज एक दुखी, एक वफादार दोस्त की है, राइट? लेकिन अथॉरिटीज के लिए, पुलिस के लिए वो ये सब बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से माहौल एकदम गर्मा जाता है। नील को पूछताछ के लिए लाया जाता है, लेकिन एक विटनेस की तरह नहीं, बल्कि द मेन सस्पेक्ट बनाकर। अब सवाल ये है कि एक बेचारा टूटा हुआ दोस्त अचानक कातिल कैसे बन गया? और यही वो पॉइंट है जहां से ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। देखिए, एक तरफ है क्राइम, आदित्य को 6 बार चाकू मारा गया, बेहद ब्रूटल। और दूसरी तरफ है हमारा सस्पेक्ट नील, जो इंटरोगेशन में बिल्कुल शांत है, आराम से बैठा है और इवन मुस्कुरा रहा है।
कोई इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड की इतनी भयानक मौत पर इतना डिटैच्ड, इतना अलग कैसे हो सकता है? और बात सिर्फ शांत रहने की नहीं है, वो ओपनली डिटेक्टिव्स को चैलेंज कर रहा है, धमकियों का जवाब धमकी से दे रहा है। तो वो दुखी दोस्त वाला नील, वो तो कहीं गायब हो गया है। उसकी जगह अब एक ठंडा हिसाब किताब करने वाला दिमाग है जो पुलिस के सामने बैठा है। तो फिर मोटिव क्या हो सकता है? डिटेक्टिव्स को लगता है कि उनके पास इसका जवाब है, और वो जवाब है पैसा। और कितना पैसा? 50 लाख। जी हाँ, डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि आदित्य ने हाल ही में एक ऑनलाइन लॉटरी जीती थी, और ये टिकट उसने किसी आम ऐप से नहीं बल्कि एक डार्क वेब ऐप से खरीदा था। एक ऐसी जगह जहां हर चीज आमतौर पर लीगल नहीं होती। ये लॉटरी जीतने का पूरा प्रूफ था आदित्य के फोन में, मगर फोन है लॉक्ड। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज, दी एनिग्मा, सामने आता है, क्योंकि नील कहता है कि उसे पासवर्ड पता है, एक नंबर जो आदित्य ने उसे एक ट्रस्ट के मोमेंट में दिया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनकी दोस्ती का सिंबल था। अरे तुझ पर तो जान कुर्बान है, लिख 11756। और अब ये नंबर शायद इस पूरे केस की चाबी बन सकता है। इमेजिन कीजिए उस कमरे का माहौल, एकदम सन्नाटा। एक डिटेक्टिव वो नंबर आदित्य के फोन में एंटर करता है, 11756। क्या ये राज को सुलझा देगा या उसे और भी गहरा बना देगा? पासवर्ड गलत था। नील ने जो एक इंफॉर्मेशन दी वो भी एक डेड एंड निकली। तो क्या वो झूठ बोल रहा है खुद को बचाने के लिए, या फिर कोई और ही कहानी है? पूछताछ यहीं आके रुक जाती है और मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। तो अब डिटेक्टिव्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, केस कहीं नहीं जा रहा, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन तभी इस खेल का पूरा डायनामिक बदलने वाला है। एक नए खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है। कमरे में एक चाय वाला आता है, लेकिन वो कोई आम चाय वाला नहीं है। ये है VIL, एक मिस्टीरियस आदमी जो डिटेक्टिव्स की इन टैक्टिक्स को एक नजर में समझ जाता है। वो समझ जाता है कि नील कोई सिंपल सस्पेक्ट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पजल है। और आते ही VIL पूरा केस अपने हाथ में ले लेता है। और VIL का एनालिसिस बिल्कुल टू द पॉइंट है। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि नील वहां था, खून से लथपथ, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर नहीं है। वो हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दे रहा है, और उसके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं है। VIL समझ जाता है कि इसे धमकाकर कुछ नहीं उगलवाया जा सकता। तो VIL की स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल अलग। वो कहता है ये दृश्यम फिल्म का सीन नहीं है, बिना सबूत के उसे यहाँ रखना इलीगल है। तो उसका प्लान है, स्टेप 1 सस्पेक्ट को रिलीज करो, और स्टेप 2 उस पर नजर रखो, उसको फॉलो करो, उसका हर कदम हमें सच्चाई तक ले जाएगा। और VIL की स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। जैसे ही नील को छोड़ा जाता है, वो सीधा एक कमरे में जाकर एक कबर्ड से एक छुपाया हुआ बैग निकालता है। मतलब वो इतनी देर से कुछ छुपा रहा था। और दूर से ये सब देख रहे VIL को एहसास होता है कि उसे अब वापस ओरिजिनल क्राइम सीन पर जाना होगा। क्लूज वहां मिलेंगे। और बस यहीं पर ये कहानी हमें एक अनजाने मोड़ पर लाके छोड़ देती है। नील आजाद है, लेकिन अब उस पर नजर रखी जा रही है। सवाल ये है कि उस बैग में क्या था जो उसने छुपाया हुआ था। मेन सस्पेक्ट अब बाहर है, असली इन्वेस्टिगेटर उसके पीछे है, और ये पूरी पहेली पहले से कहीं ज्यादा उलझ गई है। हो सकता है कि पूरी पूछताछ सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी, एक दिखावा, और असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसी इंसान के मन की गहराइयों में उतरने के लिए ना कभी कभी शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी को सुनना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही किरदार की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, नील, जिसकी खामोशी वही सबसे बड़ा सुराग है और वही सबसे बड़ी पहेली भी। उसकी दुनिया में उतरने के लिए हमें उसकी खामोशी को ही समझना होगा। देखिए, ये लाइन ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हम यहाँ किसी हीरो के सफर को नहीं देख रहे हैं जो मुश्किलों को हराकर जीत जाता है। नहीं, हम एक हालत को, एक मनोदशा को समझ रहे हैं। नील एक इंसान से ज्यादा हमारे समाज में मौजूद अकेलेपन और गलतफहमी की एक जीती जागती तस्वीर है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। ये सवाल हमें एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर करता है, जहां हमें सबूत नहीं बल्कि टूटे हुए मनोवैज्ञानिक टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी है।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नील की खामोशी की। इस पहेली के बिल्कुल सेंटर में उतरते हैं। आखिर एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान इतना खामोश और रहस्यमयी क्यों है? उसकी इस खामोशी की जड़ें कहाँ तक फैली है? देखिए, ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये तो लगातार पड़ने वाले दबावों का एक सिलसिला था। बचपन से ही उम्मीदों का भारी बोझ, फिर कोशिशों के बाद भी लगातार नाकामी, फिर माँ बाप का साया उठ जाना और समाज की बेरुखी, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे नील की आवाज छीन ली और उसे सब कुछ अंदर ही रखना सिखा दिया। नील का जो असली संघर्ष है ना, वो बाहरी दुनिया से है ही नहीं, वो तो उसके अपने मन के अंदर की लड़ाई है। और उसकी सबसे अजीब पहचान है उसकी गलत प्रतिक्रियाएं। मतलब जहाँ रोना चाहिए वहाँ वो एकदम शांत रहता है, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ मुस्कुरा देता है। और यही अजीब व्यवहार उसे कानून की नज़रों में मुख्य संदिग्ध बना देता है। और बस यही आकर कहानी उलझ जाती है। क्या वो एक शातिर अपराधी है या खुद एक शिकार, एक ऐसा टूटा हुआ इंसान जिसे पता ही नहीं कि उससे क्या हो गया है? यही सवाल हमें कहानी के अलग अलग नजरियों की तरफ ले जाता है। तो अब हम इस मनोवैज्ञानिक पहेली की पहली परत खोलते हैं, वो परत जहां कानून और मेडिकल साइंस जैसे बड़े बड़े सिस्टम नील को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम भावनाओं पर नहीं चलते, ये तथ्यों और रिपोर्ट्स पर चलते हैं। और यहीं से कहानी की पहली दरार दिखनी शुरू होती है। थेरेपी डॉक्टर को ही ले लीजिए। वो प्रोफेशनल है, वो ध्यान से सुनती है, नोट्स बनाती है और दवा लिख देती है, लेकिन वो महसूस नहीं करती। नील उसके लिए बस एक केस है, एक फाइल नंबर, एक मरीज। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम कभी-कभी इंसानी दुख को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम बनाकर रख देता है। और ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? उसका इलाज किसी क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन में नहीं था, उसका इलाज एक इंसानी जुड़ाव में था जो उसे कभी मिला ही नहीं। अब मिलते हैं डिटेक्टिव पी से। वो कानून की जीती जागती आवाज है। उसके लिए भावनाएं, शक, अंदाजे ये सब कोई मायने नहीं रखते। वो सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूतों पर यकीन करता है। फॉरेंसिक, टाइमलाइन, रिपोर्ट, बस। और इसी वजह से वो नील को छोड़ देता है, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर कोई सबूत नहीं है तो कोई अपराध नहीं है, सिंपल। लेकिन उसका ये फैसला उसके और उसके पार्टनर डिटेक्टिव ओ के बीच एक बड़ा टकराव पैदा कर देता है, क्योंकि जहां पी सबूत देखता है वहीं ओ कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जिसे कानून की किताबें समझा नहीं सकती। चलिए अब सिस्टम के इस ठंडे बेजान नजरिए से हटकर उन किरदारों की दुनिया में चलते हैं जो नील को भावनाओं, डर और अपनी सहज प्रवृत्ति के लेंस से देखते हैं। यहाँ पर दोनों जासूसों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। डिटेक्टिव पी रिपोर्ट पढ़ता है, जबकि डिटेक्टिव ओ इंसान को पढ़ता है। एक के लिए कानून सबसे पहले है, दूसरे के लिए उसकी अपनी सहज प्रवृत्ति। ये जांच में तर्क और सहज ज्ञान के बीच का एक क्लासिक टकराव है। डिटेक्टिव ओ को नील पर शक नहीं है, उसे नील की उस अप्राकृतिक शांति से डर लगता है। उसे लगता है कि ये खामोशी एक बहुत गहरे अनकहे सच को अपने अंदर छिपाए हुए है। और अब कहानी में आता है आदित्य। वो नील का बाहरी दुनिया से आखिरी कनेक्शन था, एक दोस्त जो उसे नॉर्मल महसूस कराता था। आदित्य की मौत सिर्फ एक दोस्त की मौत नहीं थी, ये नील की दुनिया का टूटना था, उसकी आखिरी जीवन रेखा का टूटना। और यहीं से एक मनोवैज्ञानिक कहानी एक क्राइम स्टोरी में बदल जाती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है मुख्य जासूस विल की। वो सिर्फ सबूत नहीं ढूंढता, वो मन की गहराइयों में उतरता है। विल वो इंसान है जो खामोशी को पढ़ने की कला जानता है। विल का तरीका सबसे अलग है। वो सवालों से हमला नहीं करता, वो खामोशी को जगह देता है। वो लोगों को बोलने का मौका देता है, और फिर वो सिर्फ उनके शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि उन शब्दों के बीच की खामोशी को, उस गैप को पढ़ता है। क्योंकि वो जानता है कि सच अक्सर वहीं छिपा होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। ये विल का मूल मंत्र है। कुछ अपराध सबूत नहीं छोड़ते, वे व्यवहार छोड़ते हैं। उसके आने से जांच का स्तर ही बदल जाता है। अब ये सुरागों की तलाश नहीं रहती, बल्कि इंसानी मन का एक गहरा विश्लेषण बन जाती है। तो अब तक हमने अलग अलग नजरियों से नील को देखा है, डॉक्टर, जासूस, दोस्त। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि कहानी की दर्दनाक और शक्तिशाली सच्चाई हमारे सामने आ सके। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। डॉक्टर उसे एक मरीज के रूप में देखती है,
डिटेक्टिव पी एक फाइल के तौर पर और डिटेक्टिव ओ एक रहस्य के रूप में। हर कोई उस पर अपनी सोच थोप देता है, लेकिन कोई भी उसके पूरे वजूद को, उस पूरे इंसान को नहीं देख पाता। और आखिर में नील की कहानी एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की त्रासदी है जिसे कभी किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम लोगों को सुनते तो हैं, पर क्या उनकी खामोशी को कभी समझने की कोशिश करते हैं? कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी की भी दुनिया हिला दे। तूने किया क्या? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सीधा इल्जाम है। एक ऐसा इल्जाम जो आपको कटघरे में खड़ा कर देता है बिना किसी सुनवाई के। और यही सवाल पूरी फिल्म में एक गूंज की तरह सुनाई देता है। अब पहली नजर में जब हम इसे देखते हैं तो क्या लगता है? भाई ये तो एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री है ना? एक लाश है, एक शक के घेरे में है और बस सच को ढूंढना है। वो सारे मसाले मौजूद हैं जो हमें अपने सीट से चिपकाए रखते हैं। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसी हम सब देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? क्या ये बस एक और कत्ल की गुत्थी सुलझाने की बात है? यहीं पर यह फिल्म एक जोर का ब्रेक लगाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हमारी आंखों के सामने है, शायद वो सबसे बड़ा धोखा है। तो ठीक है, चलिए पहले कहानी के ऊपरी परत को ही देखते हैं। मतलब बाहर से ये फिल्म हमें दिखाती क्या है? एक सीधी साधी दुनिया जहां एक क्राइम हुआ है और अब उसके पीछे का सच ढूंढा जा रहा है। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगता है ना? और इस दुनिया की सबसे अजीब बात पता है क्या है? यहां सबसे ऊंची आवाज खामोशी की है। और ये वो वाली शांति वाली चुप्पी नहीं है, नहीं, ये एक भारी डरावनी खामोशी है, एक बोझ की तरह जो हर किरदार, हर सीन पर हावी है और सब कुछ इतना बेचैन कर देती है कि आप हिल भी नहीं पाते। अब चलिए उस बाहरी परत को छीलकर फिल्म की आत्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि असली कहानी वो किसी जुर्म की नहीं है, वो तो उस खामोशी के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी, बहुत कड़वी सच्चाई की है। जी नहीं, ये फिल्म एक मर्डर के बारे में है ही नहीं। ये फिल्म है एक प्रोसेस के बारे में, एक इंसान के धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने के प्रोसेस के बारे में। और ये प्रोसेस इतना खामोश होता है ना कि समाज उसे देख ही नहीं पाता, या शायद देखना ही नहीं चाहता। तो आखिर ये नील है कौन? वो हीरो है? नहीं। विलेन है? बिल्कुल नहीं। नील इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल है। एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का जिसे बचपन से बस एक ही चीज सिखाई गई, तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें जीतना है। पर किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि जब तुम हारोगे तो उस हार के साथ जीना कैसे है। और अब उसकी वही खामोशी समाज की नजरों में उसका सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि ये टूटना होता कैसे है? फिल्म इसे किसी एक घटना की तरह नहीं दिखाती, नहीं, ये एक पूरी चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं जो नील को लगातार अंधेरे की तरफ धकेलती चली जाती हैं। शुरुआत होती है समाज के उस प्रेशर से जो कभी खत्म नहीं होता। फिर पिता की मौत होती है, जहां कहने को तो हमदर्दी मिलती है पर असली सहारा कोई नहीं बनता। इसके बाद मां की मौत और वो पूरी तरह से अकेला हो जाता है, उसका आखिरी सपोर्ट भी चला जाता है। और फिर आखिर में उसके दोस्त आदित्य की मौत, वो आखिरी धागा भी टूट जाता है जो उसे इस दुनिया से किसी तरह जोड़े हुए था। और इस पूरे सफर में नील को दो तरह की मदद भी मिलती है। एक तरफ है थेरेपी डॉक्टर जो नील को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक केस की तरह देखता है। उसकी मदद क्या है? बस खोखले शब्द, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है उसका दोस्त आदित्य जो उसे एक इंसान समझता है। वो उसके साथ हंसता है, मजाक करता है। आदित्य की दोस्ती कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक लाइफलाइन है। और इसीलिए फिल्म में जो मर्डर होता है वो कहानी की शुरुआत नहीं है, वो उसका अंजाम है। वो उस लगातार पड़ रहे प्रेशर, उस अनदेखी और उस गहरे अकेलेपन का नतीजा है जिसने नील को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से सुलग रही आग का आखिरी विनाशकारी रूप था। अब यहां से सच की तलाश दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। एक रास्ता है सिस्टम का जो सिर्फ सबूतों की भाषा समझता है, और दूसरा रास्ता है इंसान की समझ का जो व्यवहार को पढ़ता है। और इन दो रास्तों को